अस्सलामुअलैकुम। हम यहाँ पर आज देखने वाले हैं जमात शशुम का हमारा जो तारीख़ का था महाटेट की नोट्स, उससे मुताल्लिक़ आज हम लोग देखने वाले हैं। आइए शुरू करते हैं। इसका पहला सबक है बर्र सगीर हिंद और तारीख़। यहाँ पर भारत के तबाई हिस्से, इनसे मुताल्लिक़ नक्शा दिया गया है। भारत के 6 तबाई हिस्से हैं हमारे। यहाँ पर देख लेते हैं हम लोग। ये हमारा हिमालय पहाड़ यानी पहाड़ी सिलसिले, थर का रेगिस्तान, शुमाली भारत का मैदान, दक्कन की सतह मुर्तफ़ा, जज़ायर और भारत का ये जो साहिल है, ये तमाम चीज़ें भारत के तबाई हिस्सों में आती हैं। आइए इनसे मुताल्लिक़ कुछ सवालात है वो हम देखते हैं। मकाम, ज़माना, शख्स और समाज तारीख़ के 4 बुनियादी सुतून हैं। 1947 से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश भारत का ही हिस्सा थे। भारत के 6 तबाई हिस्से हैं। 1947 से पहले पाकिस्तान और बांग्लादेश, तो यहाँ पर बांग्लादेश है, ये पाकिस्तान है, ये भी हमारे भारत में ही शामिल थे 1947 से पहले यानी आज़ादी से पहले। आइए देखते हैं। हिंदुकश और हिमालय के पहाड़ी सिलसिलों की वजह से बर्र सगीर हिंद के शुमाल में एक नाकाबिल तस्खीर दीवार खड़ी है। इस दीवार की वजह से बर्र सगीर हिंद वस्ती एशिया के रेगिस्तान से अलहदा हुआ है। यानी यहाँ पर ये जो हमारा हिंदुकश पहाड़ी सिलसिला है, तो इसकी वजह से वस्ती एशिया से हमारा हिंदुस्तान अलग हुआ है। इसी तरह हिंदुकश पहाड़ में दुर्र खैबर है और दुर्र बोलान से गुज़रने वाला खुश्की का तिजारती रास्ता है। ये रास्ता रेशम शाहरा के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ अगर आप देखेंगे, ये हमारा दुर्र बोलान है, ये दुर्र खैबर है, तो ये पहाड़ी सिलसिलों में से ये रास्ते हैं। और यहाँ से जो गुज़रने वाला रास्ता है जो चीन की तरफ से आता है, वो रास्ता रेशम शाहरा के नाम से भी जाना जाता है, जो एशिया, ये वस्ती एशिया की तरफ जाता है। रेशम शाहरा चीन से निकलकर वस्ती एशिया से होता हुआ मुल्क अरब तक जाता है। तो ये जो रास्ता है, ये मुल्क अरब, इधर इस साइड में अरब का इलाका आएगा, तो वहाँ पर जो है तो ये रास्ता जाता है, रेशम शाहरा जिसे हम कहते हैं। इसके बाद जज़ीरा नुमा भारत का ज़्यादातर हिस्सा दक्कन की सतह मुर्तफ़ा से घिरा हुआ है। दक्कन की सतह मुर्तफ़ा के शुमाल में कोह सतपुड़ा और विंध्या की पहाड़ी सिलसिले और मगरिब में कोह सह्याद्री है। कोह सह्याद्री के पहाड़ी सिलसिले को मगरिबी घाट कहते हैं और सह्याद्री के मगरिबी दामन में कोकन और मलबार का साहिली इलाका है। दक्कन की सतह मुर्तफ़ा में मौजूद मशरक़ी पहाड़ी सिलसिले को मशरक़ी घाट कहते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये जो हिस्सा है ब्राउन कलर का, ये दक्कन की सतह मुर्तफ़ा है। इसका ये जो मशरिक़ का हिस्सा है, इसे मशरक़ी घाट कहते हैं। ये जो मगरिब का हिस्सा है, इसे मगरिबी घाट कहते हैं। इस तरफ यहाँ पर ये जो पहाड़ी सिलसिला नज़र आ रहा है आपको, ये कोह सह्याद्री है और इस तरफ जो है तो कोह सतपुड़ा का पहाड़ है। आगे आते हैं। मौर्य सल्तनत कदीम भारत की सबसे बड़ी सल्तनत थी। इंडोमान और निकोबार जज़ायर बहिरे बंगाल में हैं। जज़ायर लक्षद्वीप बहिरे अरब में वाक़ हैं। तो ये देख लो हम लोग यहाँ पर, ये बहिरे बंगाल है, तो यहाँ पर इंडोमान और निकोबार ये जज़ायर हैं। यहाँ पर बहिरे अरब में जज़ायर लक्षद्वीप है। ये भी समझने की ज़रूरत है, यहाँ पर सवाल कुछ भी आ सकता है। उसके बाद यहाँ पर भारत के शुमाली मैदानी इलाके में तीन अहम और बड़े दरिया हैं। दरियाए सिंधु है, गंगा है और ब्रह्मपुत्र है। ये शुमाली मैदानी इलाके में हैं और इनके माविन नदियाँ भी हैं बहुत सारी। थर का रेगिस्तान राजस्थान और हरियाणा और गुजरात रियासतों के कुछ हिस्सों में फैला हुआ है। थर का रेगिस्तान के शुमाल में दरियाए सतलज है, जुनूब में कच्छ का रन है और मशरिक़ में कोहे अरावली और मगरिब में दरियाए सिंध है। तो दोनों चीज़ें देखते हैं हम लोग, शुमारी भारत का मैदान भी देखते हैं
और थर का रेगिस्तान भी देखते हैं। तो ये देखिए यहाँ पर यह है शुमाली भारत का मैदान। शुमाली भारत के मैदान में ब्रह्मपुत्र की दरिया है, गंगा नदी है, गंगा नदी के बाद दरियाए सिंधु भी दिया गया है यहाँ पर। तो दरियाए सिंधु भी जो है तो इस तरफ है, ये दरियाए सिंधु है। तो ये सब जो दरिया है जो इस इलाके में जो है तो इनकी माविन नदियों के साथ ये बहते हैं, ये शुमाली भारत का मैदानी इलाका है। अब बात आती है थर का रेगिस्तान की। तो ये है थर का रेगिस्तान। थर के रेगिस्तान में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर मगरिब में दरियाए सिंध है, शुमाल में ऊपर उसके दरियाए सतलज है। यहाँ पर इस तरफ आएंगे तो कच्छ का रन है, और इस तरफ जो है तो यहाँ पर कोहे अरावली है, पहाड़ी सिलसिला थर के रेगिस्तान के पास। तो इस तरह से यहाँ पर ये दिया गया है। हिमाचल से निकलने वाली घग्गर नामी नदी थर के रेगिस्तान में पहुँचती है। जैसा कि आपने यहाँ पर ऊपर देखा कि ये जो घग्गर नदी है शुमाल में जो दी गई है घग्गर नदी, ये नदी जो है तो थर के रेगिस्तान में पहुँचती है। पेरिप्लस ऑफ द अरिथन सी एक किताब है जिसमें बहरे अहमर के बारे में मालूमात दर्ज है। अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और हमारा भारत, इन ममालिक को मिलाकर जो ज़मीनी इलाका वजूद में आया, इसे जनूबी एशिया के नाम से जाना जाता है। इसे बर्र-ए-सग़ीर हिंद भी कहा जाता है। यानी बर्र-ए-सग़ीर हिंद में टोटल जो ममालिक है उनकी तादाद 7 है, और चीन जो है तो इसमें शामिल नहीं है, जापान इसमें शामिल नहीं है। तो कौन कौन से ममालिक है यहाँ पर बता दिया गया है। ये भारत का नक्शा है, तो आप देख सकते हैं नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान और यहाँ पर ये श्रीलंका। तो इस तरह से 7 ममालिक ये तो हमारे भारतीय बर्र-ए-सग़ीर में है। इसे जनूबी एशिया कहा जाता है, और जनूबी एशिया के बाद इसे बर्र-ए-सग़ीर हिंद भी कहा जाता है। बर्र-ए-सग़ीर हिंद इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भारत का सबसे बड़ा, भारत का हिस्सा इसके अंदर सबसे ज़्यादा है, इसलिए इसे बर्र-ए-सग़ीर हिंद कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो शहर अभी पाकिस्तान में हैं। तारीख़ के माखज़ दूसरा सबक है हमारा ये। भोजपत्र भोज नामी दरख्त की छाल से बनाया जाता है। ये दरख्त कश्मीर में पाए जाते हैं। पत्थर के ज़माने से लेकर ईसवी सन की 8वीं सदी तक के ज़माने को कदीम ज़माना कहा जाता है। क़ब्ल मसीह 1500 तक कदीम भारत की तारीख़ वैदिक अदब से हासिल होती है। यहाँ पर ये समझने की ज़रूरत है कि भारत के ज़माने, जो पत्थर का ज़माना था, वहाँ से लेकर हमारा जो ईसवी सन स्टार्ट हुआ है और इसकी जो 8वीं सदी है यानी 800 साल तक के ज़माने को कदीम ज़माना माना जाता है। उसके बाद 1500 जो क़ब्ल मसीह है यानी ईसवी सन शुरू होने से 1500 साल पहले तक की जो बात है, वो जो अदब, वो जो तारीख़ थी वो वैदिक अदब की तारीख़ थी, है ना। ये भी याद रखना है आपको। अब यहाँ पर हमारा तीसरा सबक देखेंगे हम लोग, हड़प्पा तहज़ीब। पंजाब में दरियाए रावी के किनारे हड़प्पा के मकाम पर 1921 में पहली खुदाई का काम शुरू हुआ। तो 1921 आपको याद रखना है। हड़प्पा तहज़ीब की जो खुदाई का काम शुरू हुआ वो 1921 में हुआ, इसलिए इस तहज़ीब को हड़प्पा तहज़ीब कहते हैं। हड़प्पा तहज़ीब क्यों कहते हैं? क्योंकि हड़प्पा के मुकाम पर इसकी खुदाई हुई, वहाँ पर इसके बाक़ियात मिले, इसलिए इसे हड़प्पा तहज़ीब कहते हैं। इस तहज़ीब को सिंधु तहज़ीब के नाम से भी जाना जाता है। क्यों कहा जाता होगा सिंधु तहज़ीब? क्योंकि ये सिंध दरिया के किनारे पाई गई, इसलिए इसको सिंधु तहज़ीब भी कहते हैं। हड़प्पा के जुनूब में तकरीबन 650 किलोमीटर के फासले पर दरियाए सिंधु की वादी में मोहनजोदाड़ो के मुकाम पर भी जो है तो खुदाई की गई। ये भी याद रखना है कि हड़प्पा से 650 किलोमीटर की दूरी पर मोहनजोदाड़ो नाम का एक शहर था, वहाँ पर भी खुदाई की गई और उस तहज़ीब को जो है तो मोहनजोदाड़ो की तहज़ीब भी कहा गया। हड़प्पा तहज़ीब के लोग हिफ़्ज़ान सेहत के बारे में काफ़ी बेदार थे। हड़प्पा तहज़ीब की मोहरें ख़ास तौर से मुरब्बानुमा स्टेटाइट नामी पत्थर से बनाई जाती है। यहाँ पर स्टेटाइट नामी पत्थर है, मुरब्बानुमा पत्थर, उससे बनाई जाती थी वहाँ की मोहरें, हड़प्पा तहज़ीब की मोहरें। हड़प्पा तहज़ीब के लोग मुर्दों के साथ मिट्टी के बर्तन भी रख देते थे, और
मोहनजोदाड़ो में एक वसी और इस गुस्ल खाना दरियाफ्त हुआ। इस गुस्ल खाने में तकरीबन 2.5 मीटर गहरा नहाने का हौज़ था, जिसकी लंबाई तकरीबन 12 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर थी। कालीबंगन के मकाम पर जोते हुए खेत के सबूत मिले। सवाल आ सकता है कि जोते हुए खेत के सबूत कहाँ पर मिले? तो कालीबंगन एक मकाम है, वहाँ पर इसके सबूत मिले। हड़प्पा तहज़ीब के लोग मिस्र को मलमल का कपड़ा फ़रोख्त किया करते थे। मिस्र की तहज़ीब भी बड़ी कदीम पुरानी तहज़ीब है ना। तो वहाँ के लोगों को ये लोग मलमल का कपड़ा फ़रोख्त किया करते थे। हड़प्पा तहज़ीब के लोगों के पास जो कपास का इल्म था, कौन सा इल्म था उन लोगों के पास? कपास का इल्म था। लोथल के मकाम पर काफ़ी बड़ी बंदरगाह दरियाफ्त हुई। लोथल भी एक इलाका है, वहाँ से भी हमें पता चला कि यहाँ पर बहुत बड़ी बंदरगाह थी जहाँ से तिजारत की जाती थी। हड़प्पा तहज़ीब की तिजारत बहरे अरब के साहिल से होती थी। अब चौथा सबक शुरू होता है हमारा, वैदिक तहज़ीब। वैद, वैद किसे कहते हैं? अदब पर मबनी तहज़ीब को वैदिक तहज़ीब कहते हैं। यानी वैद अदब पर मबनी तहज़ीब को वैदिक अदब कहते हैं। वैदिक अदब संस्कृत ज़बान में तख्लीक किया गया। ये याद रखने का कि संस्कृत ज़बान में वैदिक अदब को तख्लीक किया गया, यानी लिखा गया। वैदिक अदब की किताब ऋग्वेद को बहुत अहम समझा जाता है। सवाल आ सकता है कि वैदिक अदब की जो सबसे अहम किताब है वो कौन सी है? तो वो ऋग्वेद है। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ये चार जो है तो वेद है, चार किताबें हैं। इन्हें सन्हता कहा जाता है। लफ्ज़ विद का मतलब होता है जानना। ऋचा से बने हुए वेद को ऋग्वेद कहते हैं। ऋचा का मतलब होता है खुदा की तारीफ़ बयान करने के लिए तख्लीक की गई नज़्म, यानी ऋग के अंदर जो है तो खुदा की तारीफ़ बयान करने वाली नज़में हैं। कई ऋचाओं के मजमूए को सुक्त यानी कि भजन कहते हैं। कई ऋचा जो रहेंगे, ऋचा का मतलब आप समझ गए, यानी खुदा की तारीफ़ बयान करने वाली नज़्म। तो कई नज़में जब मिल जाएगी तो उसको सुक्त कहेंगे, यानी कि भजन कहते हैं, जो भजन गाया जाता है। ऋग्वेद में मुख्तलिफ देवताओं की तारीफ़ और तौसीफ़ बयान करने वाले भजन हैं। यजुर्वेद में यज्ञ में पढ़ी जाने वाली मंत्र है। सामवेद में यज्ञ में पढ़े जाने वाले मंत्र को किस तरह सुर ताल में गाया जाता है, इसकी रहनुमाई की जाती है। अथर्ववेद, अथर्ववेद में अथर्ववेद अथर्व नामी ऋषि से मौसूम है। इसमें रोज़मर्रा ज़िंदगी में आने वाले मसाइल का हल, जड़ी बूटियों और राजा किस तरह हुकूमत करे, इसकी रहनुमाई की गई है। तो यहाँ पर आप समझ लो, यजुर्वेद में यज्ञ में पढ़े जाने वाले मंत्र, यज्ञ किसे कहते हैं? जब आग जलाई जाती है और उसके अंदर कोई चीज़ डाली जाती है तो उसे यज्ञ कहा जाता है। तो यज्ञ में पढ़े जाने वाले जो मंत्र होते हैं, जो बातें हैं, वो यजुर्वेद में हैं। और उस मंत्र को किस तरीके से पढ़ा जाए, किस तरीके से सुर ताल से पढ़ा जाए, वो सामवेद में उसके बारे में मालूमात है। और अथर्ववेद में है वो इंसान अपनी ज़िंदगी किस तरीके से गुजारे, साथ ही साथ जड़ी बूटियों से मुताल्लिक, और राजा किस तरीके से लोगों पर हुकूमत करे, उनकी रहनुमाई करे, ये मालूमात जो है तो अथर्ववेद में है। तो यहाँ पर चार वेद के बारे में डिटेल दी गई है। आते हैं अब लोग ब्राह्मण ग्रंथ। यज्ञ की रसूमात में वेदों के इस्तेमाल से मुतालिक मालूमात फराहम करने वाली किताब को ब्राह्मण ग्रंथ कहा जाता है। इसमें भी यही चीज़ है, यज्ञ से मुतालिक जो रस्म है उससे मुतालिक रहनुमाई अगर कोई किताब में है तो वो किताब है ब्राह्मण ग्रंथ। आर्नेक ग्रंथ क्या है? आर्नेक ग्रंथ, इसमें किसी अरनिया यानी जंगल में जाकर तवज्जो के साथ किए गए गौर फिक्र को पेश किया गया है। इसमें यज्ञ की रस्म अंजाम देते वक्त किसी किस्म की गलती सरजद ना हो, इस बात की ताकीद की गई है। अब आर्नेक ग्रंथ जो है, जो किताब है, उसके अंदर ये बताया गया कि भाई किसी जंगल में जाकर किस तरीके से तवज्जो के साथ गौर फिक्र करना है और यज्ञ में कोई किस्म की गलती ना हो, उसकी भी बात बताई गई है। अब उपनिषद क्या होता है? उपनिषद का मानी होता है उस्ताद के सामने बैठकर हासिल किया गया इल्म, ये उपनिषद हो गया। चार वेद, चार वेदों जैसे ब्राह्मण, आर्निक और उपनिषद को मुकम्मल होने में कितने साल लग गए? 1500 बरस लग गए। ख़ानदान में कमाने वाला घर का बड़ा होता था, इसे गृहपति कहा जाता था।
लोपा, मुद्रा, गारुगी, मैत्री, ये जो आलिम व फाजिल ख़वातीन थी, इनका ज़िक्र जो है वैदिक अदब में मिलता है। यानी उस वक्त ख़वातीन भी जो है तो अदब लिखा करती थी, यहाँ पर यह बताने की कोशिश की गई है। 19वां, वैदिक ज़माने के मकानात मिट्टी या कुड़ के हुआ करते थे। वैदिक ज़माने के लोग सूती और ऊनी कपड़ों का इस्तेमाल करते थे। वो वलकले यानी दरख्तों के अंदरूनी छाल से बनाए हुए कपड़े भी इस्तेमाल करते थे। वैदिक दौर का जो निष्क नामी गले में पहना जाने वाला जेवर काफ़ी मशहूर था। निष्क नामी एक जेवर था वैदिक अदब में, वो काफ़ी मशहूर था, जो गले में पहना जाता था। इसे वो ख़रीद फरोख्त के लिए भी इस्तेमाल करते थे। निष्क सोने की मोहर को कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। घोड़े को अश्व कहते हैं। किसी इंजन की ताकत इस इकाई की निस्बत से नापने के लिए जो इकाई इस्तेमाल की जाती है उसे अश्व शक्ति यानी कि हॉर्स पावर कहते हैं। शिरीनी कारोबारी और कारीगरों की एक अंजुमन थी। शिरीनी के ऊपर इससे पहले सवाल आ चुका है। शिरीनी के आला ओहदेदार को श्रेष्ठी कहा जाता था। इस दौर के समाज में ब्राह्मण, खत्री, वैश्य और शूद्र जैसे तबके थे। 4 जातें थीं। पैदाइश से मौत के जो मराहिल थे उसको 4 मराहिलों में तकसीम किया गया था। पहला मरहला था ब्रह्मचारी आश्रम, दूसरा था गृहस्थाश्रम, तीसरा था वानप्रस्थाश्रम, चौथा था संन्यासाश्रम। तो पहला हम देखेंगे, इस ज़माने में जो गुरु की सोबत में रहकर तालीम हासिल की जाती थी वो दौर कहलाता था ब्रह्मचर्य आश्रम। गृहस्थाश्रम किसे कहते थे? उस ज़माने में ये तवक्को की जाती थी कि मर्द अपने ख़ानदान और समाज के तईं अपनी ज़िम्मेदारी और फ़राइज़ को बीवी की मदद से अंजाम दे। यानी घरगुती जो हम घर गृहस्थी के अंदर लग जाता था, इस मरहले में वो वानप्रस्थ था। इस मरहले में तवक्को की जाती थी कि इंसान अपने घर बार की चाहत को तर्क कर दे और दूर जाए और तन्हाई में ज़िंदगी गुजारे। यानी तीसरे मरहले की बात है। चौथा मरहले में, इस मरहले पर इस बात की तरफ इशारा था कि इंसान अपने सारे रिश्ते नातों को तर्क कर दे और अपनी पैदाइश के मकसद को समझे। यानी बिल्कुल जो है तो सब तमाम चीज़ें वो छोड़ दें। 27वां यहाँ पर हमारा वैदिक दौर में हर देही बस्ती का एक सरबराह होता था, उसे ग्रामनी कहा जाता था। कई बस्तियों को मिलाकर कई बस्तियों के मजमुए को विश कहा जाता था और विश के सरबराह को विशपति कहा जाता था। कई विश मिल जाते थे जिनसे जन बनता था और आगे चलकर जब कोई जन किसी इलाके में जम हो जाता था तो उसे जनपद कहा जाता था। यानी कि पहले ग्राम, फिर विश, फिर उसके बाद जन और फिर जनपद। इस तरीके से पूरी एक सीक्वेंस है। जनपद के सरबराह को नृप या राजा कहा जाता था। टैक्स वसूल करने का जो अफसर होता था उसे भागदूक, हाँ, तो टैक्स वसूल करने वाले अफसर को क्या कहा जाता था? भागदूक कहा जाता था। अब 5वां सबक है हमारा यहाँ पर, कदीम भारत में मजहबी रुझानात। पहला इसमें मज़हब की तालीम आम करने वाले को जैन मज़हब में तीर्थंकर कहा जाता था। जैन मज़हब की रिवायत के मुताबिक कुल 24 तीर्थंकर थे। वर्धमान महावीर 24वें तीर्थंकर हैं। वर्धमान महावीर की पैदाइश ज़माने कदीम की विरजी रियासत जो बिहार में है उसकी राजधानी थी एक वैशाली। वहाँ पर एक इलाका था जिसका नाम था कुंडग्राम। वहाँ पर वर्धमान महावीर की पैदाइश हुई। इनके वालिद का नाम सिद्धार्थ था और माँ का नाम तिरशला था। यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, ये PDF बनती है जब तो ऐसा हो जाता है, तिरशला लिखा हुआ है यहाँ पर। जिन का मतलब होता है फातेह। लफ्ज़ जिन से बना है जैन, यानी अपनी जो कमज़ोरियाँ हैं उसके ऊपर फतेह पाने वाले को जैन कहा जाता है। वर्धमान महावीर ने जैन मज़हब की तालीम को फैलाने के लिए अर्धमागधी ज़बान का इस्तेमाल किया। ये इम्पोर्टेंट है कि वर्धमान महावीर ने किस ज़बान में जो है तो लोगों को तालीम दी, तो वो अर्धमागधी ज़बान है। तीर्थंकरों की मजलिस को समुसरन कहा जाता है। अस्ते का मतलब होता है चोरी ना करना। अपरिग्रह का मतलब होता है हिरस और जो हमारा हवस है, हिरस और हवस रख कर माल जायदाद की ज़ख़ीरा अंदोज़ी से बचना, ना रख कर, है ना। और उसके बाद ब्रह्मचर्या का मतलब होता है
जिस्म जा को राहत देने वाली बातों से गुरेज करते हुए राहबाना ज़िंदगी गुजारना ब्रह्मचर्य का मतलब। जियो और जीने दो की नसीहत वर्धमान महावीर ने की है। गौतम बुद्ध, अब देखते हुए वर्धमान महावीर, अब दूसरे हैं गौतम बुद्ध। तो गौतम बुद्ध कहाँ पैदा हुए? नेपाल में पैदा हुए, लुम्बिनी के मुकाम पर। और वर्धमान महावीर कहाँ पैदा हुए? वैशाली में जो है तो कुंडग्राम के मुकाम पर। तो दोनों के अलग अलग इलाके हैं, ये बात याद रखना है आपको। ये नेपाल में पैदा हुए। इसके अंदर 13वां है, गौतम बुद्ध के वालिद का नाम शदुद्दीन और वालदा का नाम माया देवी था। शुद्धुद्दीन और वालदा का नाम माया देवी था। गौतम बुद्ध का पैदाइशी नाम सिद्धार्थ था। ये तो गौतम बुद्ध का पैदाइशी नाम सिद्धार्थ था। और उधर वर्धमान महावीर के जो वालिद है उनका नाम सिद्धार्थ था। तो ये भी आप यहाँ पर समझ सकते हैं। 15वां यहाँ पर, बिहार में गया के मुकाम पर एक पीपल का दरख्त है जिसके नीचे गौतम बुद्ध को इरफान हासिल हुआ, यानी कि इल्म हासिल हुआ। इस मुकाम को उरुवेला कहा जाता है। इस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाता है बिहार में। गौतम बुद्ध ने अपना पहला वाज वाराणसी के करीब सारनाथ में किया। वाज की नसीहत को धम्म कहते हैं, है ना, और इसी से बना है धम्मगिरी। इगतपुरी में भी है धम्मगिरी। गौतम बुद्ध ने 45 साल तक पैदल सफ़र किया। इस पैदल सफ़र को चारिका कहते हैं। गौतम बुद्ध ने बुद्ध मज़हब की तबलीग के लिए पाली ज़बान का इस्तेमाल किया। सवाल आ सकता है, गौतम बुद्ध ने कौन सी ज़बान का इस्तेमाल किया? पाली ज़बान। वर्धमान महावीर ने कौन सी ज़बान का इस्तेमाल किया? अर्धमागधी ज़बान। गौतम बुद्ध के 5 उसूल पंचशील कहा जाता है उन्हें, जिसमें यहाँ पर है अष्टांगिक मार्ग, मतलब अच्छे चाल चलन का रास्ता। प्रतिपद, मतलब दुख को दूर करने का रास्ता। पंचशील, गौतम बुद्ध के 5 उसूल कौन से हैं वो देख लेते हैं। जानवरों को कत्ल करने से बाज रहना, चोरी करने से इज्तिनाब बरतना, गैर अखलाकी बर्ताव से दूर रहना, झूठ बोलने से गुरेज करना, नशा और चीज़ों से बचना। उसके बाद 24वां है, यहूदी मज़हब के लोग सबसे पहले केरला में कोची के मकाम पर आए होंगे, ऐसा माना जाता है। इसी के साथ ईसाइयों ने त्रिचूर ज़िले में, है ना, येलवर नामी मकाम पर सन 1952 में एक चर्च कायम किया। अब मज़ाहिब है, इबादत गाह है और मुक़द्दस किताब, इसके ऊपर सवाल आ चुका है। हमारा मज़हब इस्लाम है। इबादत गाह हमारी मस्जिद, मुक़द्दस किताब हमारा कुरान पाक। यहूदी मज़हब की इबादत गाह को सिंगोग कहा जाता है, इनकी मुक़द्दस किताब तौरात है। ईसाई मज़हब की जो इबादत गाह है उसे कलीसा या तो चर्च कहते हैं, इनकी मुक़द्दस किताब बाइबल है। पारसी मज़हब की जो इबादत गाह है उसको अगियारी कहते हैं और इनकी जो मुक़द्दस किताब है वो है अविस्ता। तो आप इसे याद कीजिए अच्छी तरीके से। अविस्ता और ऋग्वेद की ज़बानों में मुशाबहत पाई जाती है। ज़रतुश्त पारसी मज़हब के बानी थे। हुर्मज़ के नाम से इनके खुदा का ज़िक्र मिलता है। अब सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर है जनपद और महाजनपद। जैसा कि मैंने आपको कहा कि जनपद किस तरीके से बनती है, विश्व को मिलाकर बनती है, उसके बाद कई जनपद मिलकर महाजनपदें बनती हैं। तो यहाँ पर महाजनपद दी गई है। महाजनपदों में कोसल, वत्स और अवंती और मगध, ये जो है तो बड़ी इम्पोर्टेंट महाजनपदें थी। उसके मुतालिक यहाँ पर पूरी डिटेल दी गई है कि कोसल महाजनपद हिमालय के दामन में नेपाल और उत्तर प्रदेश में फैली हुई थी। वत्स जो है वो उत्तर प्रदेश में यानी प्रयागराज में इलाहाबाद के आसपास थी। कदीम महाजनपद अवंती मध्य प्रदेश में थी। बिहार के शहर पटना और गया के आसपास का इलाका जो था वो मगध का था। तो यहाँ पर आप सब ये देखिए कि ये चारों जो महाजनपदें थी वो कहाँ कहाँ पर थी। ये ऊपर के जो पैराग्राफ है उसमें दिया गया है। इसके बाद इनकी राजधानियाँ दी गई है कि श्रावस्ती, कुशावस्ती और साकेत इस रियासत के मशहूर शहर थे। राजधानी इसकी श्रावस्ती जो है तो कोसल महाजनपद की राजधानी थी। गौतम बुद्ध श्रावस्ती के मशहूर खानका, है ना, जैतून में तवील अरसे तक क़याम पजीर रहे। कोसल का राजा परसीनजीत वर्धमान महावीर और गौतम बुद्ध का हम असर था। कोसल की रियासत मगध में जम हो गई। तो ये जो डिटेल है आप यहाँ से इसको ये आप पढ़िए, इसके अंदर पूरी जो है तो इन्फॉर्मेशन मिलेगी। कौशंबी का राजा, यानी ये जो हमारी वत्स है, वत्स से मुतालिक इसके अंदर पूरा दिया गया है। इसमें अवंती से मुतालिक पूरा दिया गया है।
और इसमें मगध रियासत से मुताल्लिक़ पूरी मालूमात है। इसी से रिलेटेड यहाँ पर नीचे हमको मालूमात मिलेगी। 16 जनपदें कहाँ कहाँ थी, वो 16 जनपदें भी यहाँ पर दी गई है। विरजी, मगध, वत्स, ये देखिए वत्स यहाँ पर थी। जैसा कि यहाँ पर कहा गया है कि कोसल महाजनपद हिमालय के दामन में थी, नेपाल और उत्तर प्रदेश में फैली हुई थी। तो ये देखिए यहाँ पर कोसल ये दिया गया है कि हिमालय के दामन में यहाँ पर फैली हुई ये कोसल है, कोसल। इसके अलावा वत्स से अवंती से मुताल्लिक़ कहा गया है कि ये जो है तो यहाँ पर मध्य प्रदेश के आसपास थी। ये देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश के इलाके मालवा में थी अवंती। तो ये देखिए यहाँ पर अवंती जो है यहाँ पर इस तरफ जो है तो अवंती यहाँ पर ये दी गई है। तो यहाँ पर आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, इसको पूरा पढ़िए। और अवंती के राजा नंदीवर्धन के दौर में अवंती मगध की रियासत में जम हो गई। इतनी डिटेल में अगर नहीं भी गए आप यहाँ पर तो चलेगा। ये जो आखिरी वाली है हमारी मगध, ये भी इम्पोर्टेंट है। मगध की जो राजधानी थी वो राजगीर थी और बिम्बिसार जो थे यहाँ पर राजा था। बिम्बिसार के दरबार में एक मशहूर तबीब था जिसका नाम था जीवक। बिम्बिसार ने गौतम बुद्ध की शागिर्दी इख्तियार की। तो ये सब चीज़ें ये जो मगध स्टेट है उससे मुताल्लिक़ है। इससे मुताल्लिक़ डिटेल और नीचे है, हम यहाँ पर ये देखेंगे। मैप भी देख लेना आप अच्छी तरीके से, इसको इसकी PDF भी इंशाल्लाह मैं भेजूँगा। 16 जनपद और उनके पुराने और नए नाम, कभी कभी ये जोड़ियों में आ जाता है 16 जनपदों के बारे में। जैसे यहाँ पर काशी का पुराना नाम है ना, बनारस, काशी पुराना नाम है, बनारस नया नाम था। उसके बाद कौशल, उसका लखनऊ नाम था। मल गोरखपुर। वत्स का जो नया नाम था इलाहाबाद, अब प्रयागराज हो गया। पांचवा था चेदी, वो कानपुर है अभी। कुरु यानी कि दिल्ली है अभी। पांचाल रोहिलखंड। मत्स्या यानी कि जयपुर। शोरसीन यानी मथुरा। अशमक औरंगाबाद को कहा जाता था जिसका नाम अभी संभाजी महाराज हो गया। अवंती उज्जैन है। अंग चंपा मशरकी बिहार। मगध जनूबी बिहार है। विरजी शुमाली बिहार है। गांधार पेशावर में है। कंबोज कंधार के करीब है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये टोटल दिया गया है पुराने नाम और नए नाम। वो ये है कि बिम्बिसार के बेटे का नाम अजात शत्रु था। अजात शत्रु ने बुद्ध मज़हब को कबूल कर लिया था। आपको ये आएगा कि बिम्बिसार का बेटे का नाम क्या है, तो उसका नाम है अजात शत्रु। अजात शत्रु के दौर में बुद्ध मज़हब की पहली कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि दूसरी कब हुई, तीसरी कब हुई और चौथी कॉन्फ्रेंस कब हुई। तो याद रखना है, जोड़ियों में आ सकता है। एक तरफ आएगा अजात शत्रु, है ना, फिर और जो है तो गुप्त, चंद्रगुप्त मौर्य, और एक आएगा कनिष्क। ऐसे 3-4 नाम आएंगे और उनके सामने पहली कॉन्फ्रेंस, दूसरी कॉन्फ्रेंस, तीसरी कॉन्फ्रेंस, इस तरीके से आएगा। अजात शत्रु के दौर में मगध की नई राजधानी पाटलीग्राम की बुनियाद डाली गई। अजात शत्रु कौन? ये बिम्बिसार का लड़का। आगे चलकर वो पाटलिपुत्र के नाम से मशहूर हुई। आगे देखना है, नंद राजाओं ने औज़ान की पैमाइश का म्यारी तरीका राइज किया। सवाल आ सकता है कि किसके दौर में औज़ान की यानी वज़न की पैमाइश का म्यारी तरीका राइज हुआ, तो वो नंद राजा। धनानंद नंद खानदान का आखिरी राजा था। फिर चंद्रगुप्त मौर्य इसको शिकस्त देता है और मौर्य सल्तनत की बुनियाद डालता है। ये यहाँ दिया गया नीचे। आगे है 7वां सबक, मौर्य अहद का भारत। पहला, शहंशाह दारा ने अपनी सल्तनत में दारिक नामी एक किस्म के सिक्के जारी किए। दारिक नामी सिक्के किसने जारी किए? तो शहंशाह दारा ने। शहंशाह दारा के अहद में राजधानी के शहर परसिपोलिस की तामीर की गई। ये मकाम ईरान में है। 326 कब्ल मसीह में सिकंदर भारत आया। भारत में कब आया सिकंदर? 326 कब्ल मसीह में, यानी ईस्वी सन के 326 साल पहले भारत आया। भारत में फ़तेह किए हुए इलाके का इंतज़ाम संभालने के लिए उसने यूनानी अफसरान का तकर्रुर किया। इन यूनानी अफसरान को उसने सत्रप का लक़ब दिया। बाबुल के मकाम पर 323 कब्ल मसीह में इसका इंतकाल हो गया। ये मकाम मौजूदा इराक़ में है। सेल्यूकस निकेटर सिकंदर का सिपह सालार था। सेल्यूकस निकेटर का सफ़ीर मेगास्थनीस था जो चंद्रगुप्त के मौर्य के दरबार में था। समझने वाली चीज़ है, सेल्यूकस निकेटर कौन था? सिकंदर का एक सिपह सालार था। सेल्यूकस निकेटर का एक सफ़ीर था, उसका नाम था मेगास्थनीस। वो मेगास्थनीस चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। मेगास्थनीस ने एक किताब लिखी जिसका नाम था इंडिका। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कौन सी बुक उसने लिखा? वो था इंडिका, एक किताब।
मौर्य अहद के बारे में उससे मालूमात मिलती है। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज जो है तो सेलेकस निकेटर का एक सफ़ीर था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में था। वहाँ रहकर उसने तमाम चीज़ें देखी और एक इंडिका किताब लिखी, जिसकी वजह से वहाँ के दौर के बारे में मालूमात मिलती है, मौर्य अहद के दौर के बारे में। सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य ने रियासत गुजरात में जूनागढ़ के करीब सुदर्शन नामी बंद तामीर किया। सवाल आ सकता है सम्राट अशोक ने चंद्रगुप्त मौर्य ने कौन सा बंद तामीर किया? तो सुदर्शन नामी बंद तामीर किया। कहाँ कायम किया? गुजरात में जूनागढ़ के मुकाम पर। तो इस बात को भी याद रखेंगे। अब बात आती है यहाँ पर चंद्रगुप्त मौर्य का इंतकाल शुरून बेलगोल के मुकाम पर हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम बिंदुसार था। बिंदुसार का बेटा सम्राट अशोक था। तो यहाँ पर आप याद रखो कि चंद्रगुप्त मौर्य है, चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा बिंदुसार है, बिंदुसार का बेटा सम्राट अशोक है। यानी चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम यहाँ पर बिंदुसार और बिंदुसार का लड़का सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने कलिंग की लड़ाई की। कलिंग की लड़ाई आपको पता है, कलिंग की लड़ाई के बारे में बड़ा बातें हैं यहाँ पर। सम्राट अशोक ने जगह जगह पत्थरों के सुतून बनवाए। ये तहरीरें ब्राह्मी रस्मुल ख़त में थी। ब्राह्मी रस्मुल ख़त का इस्तेमाल किया इसने सम्राट अशोक ने। इन तहरीरों में उसने अपना जिक्र किस नाम से किया? देवानाम पियो पेदेसी, यानी खुदा का चहिता प्रिय दर्शनी के नाम के तौर पर इसने अपना जिक्र तहरीरों पर करवाया। सम्राट अशोक ने 273 कब्ल मसीह में इक़्तिदार को संभाला। अशोक ने अपने दौर में बुद्ध मज़हब की तीसरी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करवाई, है ना। इसने तीसरी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करवाई। मैं आपको दूसरी किसने करवाया वो भी बताऊंगा। कोसला करके एक राजा है जिसने दूसरी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करवाई थी। अशोक ने तीसरी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद करवाई थी। बुद्ध मज़हब की अशात के लिए इसने अपने बेटे जो महेंद्र था उसको और अपनी बेटी संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। वो मौर्य हुकूमत की राजधानी पाटलिपुत्र थी। इस दौर में शतरंज को अष्टपद कहा जाता था। सम्राट अशोक के दौर में बराबर गुफाएं खोदी गई जो बिहार में हैं। ये भारत की सबसे कदीम तरीन गुफाएं हैं। सवाल आ सकता है भारत की सबसे कदीम तरीन गुफाएं कौन सी है? तो वह है बराबर गुफाएं जो बिहार में हैं। अब 8वां सबक है हमारा मौर्य अहद के बाद की हुकूमतें। हिंदू यूनानी राजाओं में मिनिंडर राजा काफ़ी मशहूर था। मिनिंडर राजा ने बुद्ध भिक्खु नागसेन के साथ बुद्ध मज़हब के फ़लसफ़े से मुतालिक किताब लिखी, तबादला ख़याल किया और मिनिंडर के नागसेन से पूछे गए सवाल व जवाब के बाद एक किताब बनी जिसका नाम मिलिंदपन कहा गया। पाली ज़बान में पन्हा का मानी होता है सवाल और मिनिंडर को मिलिंद कहा गया है, इसलिए दोनों नाम को मिलाकर मिलिंदपन यानी कि सवाल जवाब की बात ऐसा कहा गया है। भारत में सोने के सिक्के ढलवाने की इब्तिदा कुषाण राजाओं ने की। ये सवाल इससे पहले आ चुका है। कनिष्क के दौर में बुद्ध मज़हब की चौथी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई और देखिए बुद्ध मज़हब की जो दूसरी कॉन्फ्रेंस थी वो काला सोका राजा के दौर में हुई जिसका ताल्लुक शीशुंगा मुमलिकत से था। तो पहली याद आपको रखना है, पहली अजातशत्रु, दूसरी काला सोखा, तीसरी सम्राट अशोक और चौथी जो दौर की जो चौथी कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई वो कनिष्क के दौर में हुई, चौथी कॉन्फ्रेंस। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर कनिष्क के ज़माने में अशु घोष नामी शायर हो गुज़रा है। अशु घोष ने बुद्ध चरित और वुजर सूची नामी किताबें लिखी। कनिष्क के दौर में चर्क नामी मशहूर तबीब था। कनिष्क ने के जो सिक्के थे उस पर यूनानी रस्मुल ख़त का इस्तेमाल किया गया। तो यहाँ पर बात बताई गई है कि कनिष्क के ज़माने में अशु घोष शायर था। अशु घोष ने ये भी किताबें ये याद रखना है कि आपको अशु घोष ने जो है तो बुद्ध चरित्र लिखी, वज्र सूची लिखी एक किताब। कनिष्क के दौर में चर्क नामी एक तबीब भी था और बिंबिसार के दौर में जीवक था और कनिष्क के दौर में चर्क था, तबीब इलाज करने वाले। ये बात आप फ़र्क के साथ याद रखिए। गुप्त राजघराने का बानी श्री गुप्त था। हर एक जो हुकूमत थी हर एक का बानी है, वो बानियों के नाम भी आप लिखिए, याद रखिए। चंद्रगुप्त का बेटा समुद्रगुप्त था।
समुद्रगुप्त के कारनामों का जिक्र प्रयाग के सुतूनी कुतबे में तफसील से हुआ है। ये कुतबा प्रयाग प्रशस्ति के नाम से मशहूर है। इसे इलाहाबाद प्रशस्ति भी कहा जाता है। यानी बड़े बड़े पत्थरों पर, कुतबों पर इनके बारे में मालूमात जो लिखी गई है वो प्रयाग प्रशस्ति के नाम से या इलाहाबाद प्रशस्ति के नाम से भी जानी जाती है। समुद्रगुप्त को सितार बजाने यानी कि वीणा बजाने में बड़ा माहिर था। ये सवाल इससे पहले आ चुका है। चंद्रगुप्त दुवम समुद्रगुप्त का बेटा था। ये आप बात याद रखिए, अव्वल दुवम में फ़र्क वरना वो समझते रहना है ना। यहाँ पर चंद्रगुप्त का बेटा समुद्रगुप्त, फिर समुद्रगुप्त का बेटा चंद्रगुप्त दुवम। तो ये सब याद याद रखना है आपको। चंद्रगुप्त दुवम ने अपनी बेटी का ब्याह वाकाटक खानदान के रुद्रसेन दुवम से किया। दिल्ली के करीब महरौली के मुकाम पर एक लोहे का सुतून मिला जो तकरीबन 1500 बरसों से कदीम है और इस पर चंद्र लिखा हुआ है, इसलिए ऐसा माना जाता है कि चंद्रगुप्त दुवम के दौर में ये सुतून बना होगा। चीनी सैय्याह फाहयान चंद्रगुप्त दुवम के दौर में भारत आया। तो सवाल आता है कि चीनी सैय्याह फाहयान किसके दौर में भारत आया? तो वो आया है चंद्रगुप्त दुवम के अहद में। प्रभाकर वर्धन ने थानसीर नामी मुकाम पर वर्धन हुकूमत की बुनियाद डाली। तो अब वर्धन हुकूमत की बुनियाद किसने डाली? प्रभाकर वर्धन ने। हर्षवर्धन इसका बेटा था। किसका बेटा था? प्रभाकर वर्धन का बेटा हर्षवर्धन था। आसाम का पुराना नाम था कामरूप। वहाँ का जो राजा था भास्कर वर्मन, ये भास्कर वर्मन जो इसका राजा था आसाम का, उसकी और हर्षवर्धन की दोस्ती थी। हर्षवर्धन ने अपना सफ़ीर चीनी दरबार में रवाना किया। चीनी दरबार में रवाना किया। उसके बाद है 23वां सवाल यहाँ पर। हर्षवर्धन ने चीन के बादशाह के साथ भी दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए। हर्षवर्धन ने कन्नौज में अपनी राजधानी कायम की। हर्षवर्धन हर 5 साल बाद अपनी ज़ाती इमलाक व जायदाद अवाम में तकसीम कर देता था। हर्षवर्धन के दरबार में एक शायर था जिसका नाम था बानभट्ट। इसने हर्षवर्धन के हालात ज़िंदगी पर एक किताब लिखी जिसका नाम था हर्षचरित। हर्षवर्धन ने 3 ड्रामे लिखे जिसका नाम था रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शका। तहरीर किए। इसके दौर में ह्यून सॉन्ग चीन से भारत आया। ये ह्यून सॉन्ग अलग है, फाहयान अलग है ना। वो 2 वर्षों तक नालंदा यूनिवर्सिटी में रहा। तो ह्यून सॉन्ग बाद में आया, फाहयान पहले आया। फाहयान आया चंद्रगुप्त दुवम के अहद में और ह्यून सॉन्ग आया हर्षवर्धन के दौर में। ये बात आपको याद रखना है, फ़र्क समझना है। कामरूप हुकूमत का बानी पुष्यमन था। रामायण और महाभारत में कामरूप का जिक्र किया गया है। यानी आसाम का जो नाम था वो कामरूप था, उसका जिक्र रामायण और महाभारत में भी है। पर्यागज्योतिष इसका नाम है के नाम से यहाँ पर किया गया है। कामरूप की राजधानी पर्यागज्योतिषपुर थी। पर्यागज्योतिषपुर आज का गुवाहाटी शहर है। गुवाहाटी जो शहर है उसका पुराना नाम पर्यागज्योतिषपुर था जो कामरूप में था। किताब पेरिप्लस ऑफ दी अरिथन सी में इसका जिक्र करहादिया यानी किरात लोगों का मुल्क तौर पर आया है। भास्कर वर्मन जब कामरूप सल्तनत का राजा था, इस वक्त ह्यून सॉन्ग वहाँ पर गया था। कश्मीर का पुराना नाम कैशबपुर था। यूनानी मौर्रिखीन ने इसका जिक्र कैस्पे पैरास, कैस्पे टेराक और कैस्पे रिया के तौर पर किया है। तो कश्मीर का पुराना नाम केशबपुर था, ये आपको याद रखना है। महाभारत के दौर में कश्मीर में कंबोज खानदान के राजा की हुकूमत करने का जिक्र मिलता है। सम्राट अशोक के दौर में कश्मीर मौर्य हुकूमत में शामिल था। कल्हन ने अपनी किताब राज रांगनी में जिक्र किया है कि 7वीं सदी ईस्वी में कश्मीर में करकोट खानदान की हुकूमत थी। कल्हन जो एक राइटर है उसने अपनी किताब राज रागनी में ऐसा लिखा है कि कश्मीर करकोट खानदान की हुकूमत थी 7वीं सदी में। जनूबी भारत की कदीम हुकूमतें, ये हमारा 9वां सबक है। चीर, चोल और पांड्या हुकूमतों का जिक्र रामायण और महाभारत में मिलता है। इन तीनों हुकूमतों का जिक्र तमिल ज़बान के संगम अदब में भी मिलता है। इसी तरीके से मौर्य सल्तनत जो मौर्य सम्राट अशोक की तहरीरों में भी इनका जिक्र मिलता है। और पेरिप्लस ऑफ द अर्थन सी किताब में केरला की अहम बंदरगाह मुजरीज का जिक्र मिलता है। पांड्या हुकूमत में तमिलनाडु में थी। पांड्या हुकूमत
इसकी राजधानी मदुराई थी। चोल हुकूमत तिरुचिरापल्ली के आसपास के इलाकों में थी। तो ये जो जनूबी भारत की हुकूमतें हैं, जैसे चेर है, चोला है, पांड्या है, तो इनके जो हुकूमतें कहाँ कहाँ थी ये भी आपको याद रखना है। इसी तरह सातवाहन हुकूमत की राजधानी प्रतिष्ठान यानी कि पैठन, जो औरंगाबाद से 60 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर सातवाहन हुकूमत की राजधानी थी। राजा सिमुक इस सल्तनत का बानी था। यानी सातवाहन सल्तनत की बुनियाद किसने डाली? वो राजा सिमुक ने डाली। तो हर एक का बानी आप अलग से एक लिस्ट बनाइए, उसमें आप इसको दर्ज कीजिए। ज़िला पूना में जुन्नूर के करीब नाने घाट के गार में सातवाहन खानदान के अफराद के नाम मौजूद है। कुछ सातवाहन खानदान अपने नाम के आगे माँ का नाम लगाते थे, जैसे गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी की बहादुरी का जिक्र नासिक की गारों में है। इन गारों में इसका जिक्र तिरितोय पीतवाहन के तौर पर भी किया गया है ना। नासिक में जो है तो गार है, वहाँ पर इसका जिक्र किया गया है समुद्र गुप्त के नासिक की गारों में, इन गारों में इसका जिक्र समुद्र तोय पीतवाहन के तौर पर किया गया। इसका मतलब है जिसके घोड़ों ने 3 समंदर का पानी पिया हो। प्राकृत जबान महाराष्ट्री में सातवाहन राजा हॉल की किताब गाथा सप्तषि बहुत मशहूर है। विंध्य शक्ति वाकाटक राजघराने का बानी था। वाकाटक राजघराने के दौर में कोल्हापुर का नाम कुंतल था, ये भी याद रखना है आपको। वाकाटक राजा हरिशीन का वजीर वराहदेव था। वो बुद्ध मज़हब का पैरोकार था। इसने अजंता में 16 नंबर के गार त्रिशवाए थे। वाकाटक राजा परवन सिंह दुवम ने प्राकृत ज़बान में महाराष्ट्री में सेतुबंद नामी किताब को तख्लीक किया। इसी तरह कालिदास की नज़्म मेघदूत भी इसी दौर की तख्लीक है। तो आप यहाँ पर जो भी राइटर है उनकी किताबों को भी दर्ज कीजिए, उसको ध्यान से पढ़िए, नोट्स में भी देखिए। चालुक्य राजघराने का इक़्तिदार कर्नाटक में था। पुलकेशी अव्वल ने चालुक्य ख़ानदान की दाग बेल डाली। कर्नाटक का एक मकाम बदामी इस हुकूमत की राजधानी था। बदामी का पुराना नाम वातापी था। बदामी, पडगल, एवले इन मकामात पर चालुक्य राजाओं ने मशहूर मनादिर कायम किए। तमिलनाडु का मकाम कांचीपुरम पल्लू राजघराने की हुकूमत की राजधानी था। महेंद्र वर्मन एक पल्लू राजा था और ड्रामा नवीस भी था। पल्लू राजघराने के दौर में महाबलीपुरम के मशहूर मंदिर तराशाए गए। राजा दुंती दुर्ग का ताल्लुक राष्ट्रकूट खानदान से था। राजा कृष्ण अव्वल ने वेरोल यानी कि एलोरा का इंतहाई मशहूर कैलाश मंदिर बनवाया था। भारत तहजीबी नंबर 1, कदीम तरीन अदब तमिल ज़बान में है। शिल्पधि क्रम और मणि मेखलाई इस अदब की मशहूर रज़्मिये हैं। जैन आगम ग्रंथ, अर्धमागधी, शौरसेनी और महाराष्ट्री जैसी प्राकृत ज़बानों में लिखी गई है। ये जो किताबें हैं वो महाराष्ट्री जैसी जो प्राकृत ज़बान है उसमें लिखी गई है। आगम ग्रंथ में वर्धमान महावीर की नसीहतें हैं। अब उसके बाद आता है पिटक। तो पिटक 3 टाइप के हैं। पिटक का मतलब होता है संदूक, यहाँ पर मुराद है हिस्सा। पिटक पाली ज़बान में लिखी गई है। सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। सुत पिटक में गौतम बुद्ध के अक़वाल है ना यहाँ पर, और आगम ग्रंथ में वर्धमान महावीर के बारे में बताया गया है। विनय पिटक में बुद्ध फिरके के लोगों की रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने के उसूल दिए गए हैं। अभिधम पिटक में बुद्ध मज़हब के फ़लसफ़े की वजाहत की गई है। यानी जो पिटक है इसमें बुद्ध मज़हब के बारे में ज़्यादातर है। आलिम ख़वातीन ने अपनी ज़ाती तजुर्बात और महसूसात के मजमूओं को जिस किताब में लिखा गया है इसे थेरी गाथा के नाम से जाना जाता है। ये मजमूए पाली ज़बान में हैं। भागवत गीता हिंदुओं की मुक़द्दस किताब है जो महाभारत का ही एक हिस्सा है। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र किताब लिखी है जिसमें उम्दा इंतज़ाम हुकूमत कैसे करे इस पर मुफस्सल बहस की गई है। पाणिनि, यहाँ पर ये पाणिनि है, पहली पा नून और फिर नून और छोटी ये पाणिनि, जो कवायद का माहिर था। इसने अष्टाध्यायी किताब लिखी जो संस्कृत ज़बान में थी, है ना। उसमें बेहतर ढंग से कवायद के बारे में यानी ग्रामर के बारे में उसने बताया है। पतंजलि कौन था? पतंजलि ने महाभाष्य किताब लिखी। इस किताब में जो पाणिनि की किताब है ना अष्टाध्यायी, उसके ही ज़ाब्तों की वजाहत की गई है इस किताब में पतंजलि के अंदर। उसके बाद आता है रामायण और महाभारत।
ये दो कदीम आरुष रज़मिये हैं। ऋषियों की तख्लीक़ात को आरुष कहते हैं। रज़मियाँ रामायण को ऋषि वाल्मीकि ने लिखी, यानी रामायण को वाल्मीकि ने लिखी और महाभारत को ऋषि व्यास ने लिखी। तो रामायण के अंदर जो कहानी बयान की गई है इसके हीरो श्री राम हैं, जबकि महाभारत में जो बातें बताई गई है और इसमें कौरव और पांड्या के माबैन जो जंग हुई उसके बारे में बताया गया और इसमें श्री कृष्ण के किरदार को बताया गया है महाभारत के अंदर। ऐसा अदब, ज़बान और फ़नून लतीफ़ा जिसकी शान में आने वाले ज़माने में कोई फ़र्क ना पड़े उसे अभिजात कहते हैं। अभिजात जो है तो समझिए आप लोग, भरत मुनि की किताब नाट्य शास्त्र, यहाँ पर है नाट्य, नाटक से बना है नाट्य शास्त्र, ड्रामे के फ़न के बारे में तफसील से लिखी हुई किताब है। कौन सी किताब? भरत मुनि की किताब है एक नाट्य शास्त्र, वो ड्रामे के बारे में है। 19वां पेशाची ज़बान में गुन्हाडिया की किताब बुरहत कथा कहानी की मशहूर किताब है। पंडित विष्णु शर्मा की पंचतंत्र किताब की कहानी के अदब का नमूना है। ताजिरों और कारीगरों की तंजीम को शिरीनी कहा जाता है। बिम्बिसार के दरबार में जीवक नामी एक मशहूर वैद्य था, यानी मुआलिज था, इलाज करने वाला था। चर्क सनाता नामी किताब में तिब्बी तशखीस के इल्म और अद्वियात के इल्म के बारे में मालूमात दी गई है। ये किताब चर्क की तहरीर करता है। सशरत सनाता, इस किताब को सशरत ने लिखा। इस किताब का अरबी तर्जुमा किया गया जिसका नाम किताबुल सुसदुद था। आर्यभट्ट नामी रियाजी दां जो था उसने आर्यभट्टा नामी किताब लिखी। कुनाद वैशिष्ट दर्शन नामी किताब इसने लिखी जिसमें जौहर या एटम के बारे में मालूमात थी। कदीम भारत के तजारती रास्ते पर एक अहम शहर था तक्षशिला। यहाँ पर गौतम बुद्ध के हम असर तबीब जीवक, मौर्य हैद के बानी चंद्रगुप्त मौर्य, माहिर कवायद पाणिनी और तबीब चर्क, जो तबीब था चर्क ने तक्षशिला यूनिवर्सिटी में तालीम हासिल की। यानी जितने भी ये माहिरीन थे, है ना, इन्होंने सब कहाँ पर तालीम हासिल की? तक्षशिला यूनिवर्सिटी में। गुजरात का वल्लभी शहर है जहाँ पर चीनी बुद्ध भिक्खू जो था हिवॉन सॉन्ग और उत्सिंग, ये दोनों ने यहाँ पर गुजरात के वल्लभी शहर में ये लोग गए थे, वहाँ पर तालीमी मरकज़ है ये। नालंदा यूनिवर्सिटी शहर पटना में है। सम्राट हर्षवर्धन ने इस नालंदा यूनिवर्सिटी को बहुत सारे अतियात दिए थे। विक्रमशिला यूनिवर्सिटी की बुनियाद राजा धर्मपाल ने रखी थी, ये भी बात याद रखना है आपको। अब उसके बाद आता है हमारा कदीम भारत और दुनिया। तो यूनानी मुजस्समा साजी के फ़न के ज़ेर असर कुशान दौर में भारत में एक नए तर्ज की फ़न की शुरुआत हुई, उसे कंधार फ़न कहते हैं। तमिलनाडु में एक मुकाम है अरिका मेडो, वहाँ पर खुदाई हुई तो वहाँ पर रोमन बनावट की कई अशिया दस्तयाब यहाँ पर ये छूट गए। मिस्र के जो एलेक्जेंडरिया था, सिकंदरिया नामी जो बंदरगाह थी, वहाँ से बड़ी अच्छी तिजारत होती थी मिस्र के इस बंदरगाह से। श्रीलंका की जो किताब बुद्ध किताब है, श्रीलंका की बुद्ध किताब जिसका नाम है महावंश, उसमें सम्राट अशोक के बेटे महेंद्र और बेटी संघमित्रा के नामों का जिक्र है, जिससे सम्राट अशोक ने दोनों को वहाँ पर भेजा था बुद्ध मज़हब की अशात के लिए, तो उनका जिक्र वहाँ पर मिलता है। इसी तरह चीन में तैयार होने वाले रेशमी कपड़े को भारत में चीना शुक के नाम से जाना जाता है। चीना शुक के नाम से जाना जाता है रेशमी कपड़े को, जो चीन में तैयार होने वाला कपड़ा है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये हमारा छठी का तारीख़ का ख़त्म होता है। नोट्स जो बनाई गई है वो हर सबक से अहम नुकात पर बनाई गई है। आपने इस वीडियो को देखा, आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए ताकि आगे जो भी वीडियो आएंगे इंशाल्लाह मुझे जैसी फ़ुर्सत मिलेगी, बहुत काम में बिज़ी रहता हूँ मैं भी, तो वक्त नहीं निकल पा रहा था, तो इंशाल्लाह हम आगे भी देखेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।